नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अमृतांशी जोशी और एनडीटीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का मैं स्वागत दोबारा से करती हूं। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि संसद में आज महिला आरक्षण को लेकर एक बिल पास हुआ है। वो बिल जो कि पिछले 26 से 27 सालों से अटका हुआ था, आज वो संसद में पास हो गया है। हालांकि अभी स्थगित कर दिया गया है संसद को, लेकिन इसको लेकर तमाम तरीके का हंगामा जो है पूरे संसद में देखने को मिला। आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ खास महिलाएं मौजूद हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड की महारत हैं और आज उन्हीं से जानेंगे कि क्या ये महिला आरक्षण बिल देश के लिए जरूरी है। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं गुंजन चौकसे जो कि प्रदेश की प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं संगीता शर्मा जो कि मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष हैं, लंबे समय से मुखर तरीके से अपना वक्तव्य रखती हुई नजर आई हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक महिला मौजूद है जिनका नाम है प्रज्ञा जो कि बाय प्रोफेशन सीए हैं। हमारे साथ एक और यहाँ पर महिला मौजूद है मीता वाधवा जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। उसके साथ हमारे साथ यहाँ पर एक लॉयर भी मौजूद हैं और आज इन्हीं महिलाओं से चर्चा करेंगे कि कितनी जरूरत है इस महिला आरक्षण बिल की। सबसे पहले विपक्ष के पास जाते हैं क्योंकि विपक्ष ने आज जमकर हंगामा किया है सदन में। संगीता जी, आज जोरदार हंगामा विपक्ष ने किया है। आप बताइए, क्या ये महिला आरक्षण बिल को आप विरोधी मानती हैं या फिर ये सही बिल है और महिलाओं के लिए जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी कि आज गणेश चतुर्थी का दिन भी है और आज महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में चर्चा हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बिल को लाने के पहले का जो उद्देश्य था वो कांग्रेस पार्टी का था। राजीव गांधी जी की देन थी, उन्होंने पंचायतों में भी 33% आरक्षण देने की बात कही थी। और अब जब यहाँ पर संसद में इस बिल को लेकर चर्चा हो रही है तो मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार द्वारा इस बिल को पास कराया जा चुका है। उसके बाद लोकसभा में इस बिल को पास नहीं कराया गया था। आज मोदी जी देर आए दुरुस्त आए, परंतु 9.5 सालों बाद आज लोकसभा में इसे लेकर आए हैं, परंतु अभी पारित नहीं हो पाया है कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि इस बिल के अंदर जो 33% आरक्षण जो दिया जाना है महिलाओं को, उसके अंदर एससी, एसटी और ओबीसी भी अपना हक मांग रहे हैं। तो इसको लेकर मांग हो रही। कांग्रेस पार्टी ने इसका स्वागत किया है। सोनिया गांधी जी ने पिछले 9 सालों में कई बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष इस मांग को रखा था और ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर करना और अपना जो लोकसभा और राज्यसभा में उनका नेतृत्व देना। मैं कांग्रेस पार्टी को इस बात का धन्यवाद देती हूँ, देश और प्रदेश की महिलाओं को बधाई देती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि इसको श्रेय लेने वाली बात नहीं है, परंतु इनिशिएटिव यदि हमने लिया है तो हमें बोलना भी जरूरी है क्योंकि ये तो इतिहास के पन्नों पर भी लिखा हुआ है। बिल्कुल, देखिए इतिहास के पन्नों की यहाँ पर बात की है संगीता जी ने और गुंजन जी हमारे साथ यहाँ पर जो है सत्ताधारी दल से मौजूद हैं। गुंजन जी, साफ तौर पर संगीता जी ने कह दिया है कि ये कांग्रेस का इनिशिएटिव है। सोनिया गांधी, राजीव गांधी कई लंबे समय से देखिए जो है कांग्रेस ने प्रयास किया है और पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश आज की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो आज हम मातृशक्ति की बात कर रहे हैं, तो भारत माता की जयकार से मैं शुरू करूंगी। हम धरती माँ के इतने आभारी हैं, हम हमारी जननी माँ के इतने आभारी हैं। ये क्यों मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि नारी शक्ति ने ही आज इस देश का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आज इस नारी शक्ति को, नारी सशक्तिकरण को पूरी दुनिया के सामने लाके खड़ा किया। देखिए, एक बहुत ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक दिन है कि आज 33% रिजर्वेशन अगर महिलाओं को राजनीति में मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2003 से लेकर मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए हमेशा से उन्होंने बहुत ऐतिहासिक स्टेप्स उठाए हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, वो हेल्थ में हो, वो फाइनेंशियल सेक्टर में हो, वो बिजनेस में हो। हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, चाहे वो हम केंद्र सरकार की बात करें या आज हम राज्य सरकार की बात करें। लेकिन राजनीति में जो नहीं हो पाया था, आज केंद्र सरकार ने उसको भी पॉसिबल किया है। 33% का जो राजनीति क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाया। इसमें आज मैं राजनीति नहीं करना चाहती इस टॉपिक पे। देखिए, जैसा कि आज हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहती। ये महिलाओं का दिन है, ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इसलिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी के और पे नहीं, मैं एक महिला होने के नाते कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो काम किया है वो देश की हर महिला को सशक्त करने के लिए किया है। जैसे आज हमारी माँ हमारे घर का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, ऐसी देश को चलाने के लिए जब महिलाएं बैठेंगी उस लोकसभा में, जब महिलाएं बैठेंगी
असेंबली में, तो हम हमारा देश आज किन ऊंचाइयों पे पहुंचेगा ये शायद देखने लायक होगा। बिल्कुल, देखिए एक महिला होने के नाते मैं भी काफ़ी ये गर्व महसूस तो कर ही रही हूँ कि आज ये जो बिल है ये आज पास हम नहीं कह सकते, हालांकि पेश हुआ है लोकसभा में, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर कई और महिलाएं भी मौजूद हैं और ये अपने अपने क्षेत्रों की काफ़ी सशक्त महिलाएं हैं, उन्हीं से जानेंगे। मीता जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक ऐतिहासिक पल है ये क्योंकि आज बिल जो है वो पेश किया गया। महिलाओं का प्रतिनिधित्व कई सेक्टर्स में कम माना जाता है, आपको लगता है पॉलिटिक्स में महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो कई सेक्टर्स में इसका असर पड़ेगा? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि जब पॉलिटिक्स में वो आगे आएंगी महिलाएं और उनको जब वहाँ पे जगह दी जाएगी, तो जहाँ पे जिस सेक्टर में महिलाओं का अभी है कम है, लेकिन उसमें उन लोगों का डेफिनेटली मतलब भागीदारी बढ़ेगी। और मैं इसके साथ एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि इसके साथ साथ अगर एजुकेशन बैकग्राउंड को भी अहमियत दी जाए तो वो भी एक बहुत मतलब अच्छी चीज़ होगी। सो जैसा कि अभी बोला गया है, महिलाएं अगर आती हैं तो पूरे परिवार के लिए सोचती हैं, और अगर एक इंडिविजुअल मतलब अगर वो महिला नहीं होती है घर में, अगर पिताजी होते हैं तो वो सिर्फ सबकी मतलब पालन पोषण के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक महिला जो होती है वो पालन पोषण हेल्थ हर चीज़ के बारे में सोचती है। तो वो जो एक यूनिवर्सल तरीके से उसको कवर किया जाएगा वो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो रहेगा। आपका कहना है कि महिलाएं अगर आती हैं तो कई महिला हितैषी योजनाएं, स्वास्थ्य हेल्थ काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होगा। मैं ये बोलूँगी कि बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी महिलाओं के लिए योजना आती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और गुड गवर्नेंस भी होना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है महिलाएं आने से गुड गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन पे डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव वो रहेगा। बिल्कुल, देखिए संगीता जी, अभी ये बिल पास होने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा क्योंकि पारित होगा, उसके बाद स्पेशल सत्र लगाया जाएगा, डिलिमिटेशंस है, जातिगत जनगणना है, क्योंकि जो है 21 में जनगणना हो नहीं पाई कोविड के कारण। तो आप इसको क्या मानती हैं, क्या ये चुनावी जुमला है या फिर जो है सही में महिलाओं की चिंता है? देखिए, अगर सही में चिंता होती तो 9.5 साल काफ़ी थे राज्यसभा में पास होने के बाद, परंतु आपने देखा होगा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी काफ़ी ज़ोरों से प्रोपेगेंडा किया गया, परंतु वो पॉसिबल है नहीं अभी। अब हम चाहते हैं कि ये जो महिला आरक्षण बिल है ये पास होना चाहिए और सभी दलों को राजनीतिक तौर पर भी और अपना समर्थन देकर इसको पास करना चाहिए। पर इस तरीके के जो दाव पेच आते हैं सामने, कई विपक्षी दल हैं जो इस तरीके के बात कहते हैं। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने माननीय राहुल गांधी जी ने आज ही कहा है कि हम स्वागत करते हैं इस बिल का। तो हमारी तरफ से स्वागत है इस बिल को लेकर, परंतु मैंने जैसा बताया है कि चुनाव से पहले, क्योंकि अब 5 राज्यों के चुनाव सामने हैं, लगभग 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं, और उस समय इस तरीके के बिल को लाकर प्रोपेगेंडा करना, संसद में इसको बताना, पर इसके पहले की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां पूरी नहीं की गई थी, विपक्षी दलों के साथ बैठकर बात नहीं की थी, अचानक से सदन में इसको लाकर ये पूरे देश में प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई है। क्योंकि देखिए, आप 2010 में जब ये राज्यसभा में पास हुआ था, 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, 2014 के बाद से कई बार हमने इन्हें याद दिलाया और पत्र लिखा और सोनिया गांधी जी ने मांग की, तो इतने 9.5 साल क्यों गंवा दिया? बीजेपी ने मैनिफेस्टो में भी ऐड किया था 2014 के चुनाव के पहले। वही मैं कह रही हूँ कि मैनिफेस्टो में ऐड करते हैं, लाने की बात करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं हर चुनाव से पहले, पर लाते वक्त इस तरीके का पेच फंसाकर और फिर इस बात को डिले कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इसे देखा जाए तो चुनाव से जोड़कर भी हम देखते हैं इसको, वन नेशन वन इलेक्शन को भी और इसे भी। इसके पहले सीए और अदर कानून की भी बात की जा रही थी, वो भी सब इस तरीके से अटके हुए हैं। हाँ, ये बहुत किया जाता है कि पूरे देश में एक माहौल खड़ा कर दिया जाता है, महिलाएं खुश हो जाती है। जैसे अब आज हम सब महिलाएं यहाँ पर हैं, भाजपा की महिलाएं, कांग्रेस की है, अदर सोशल है, हम सब खुश हो गए थे कि ये बिल आएगा तो हम लोगों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि हम भी पिछले 18 सालों से राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमें नेतृत्व मिले राज्यसभा लोकसभा में। तो ये हम सभी के खुशी का पल था, पर ये अब इन्हें जल्दी से इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए। देखिए, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, कई ऐसे हाउसेज हैं जहां पर जो है इस बिल की ज़रूरत अब देखी जा रही है। गुंजन जी, 2014 के पहले मैनिफेस्टो में बीजेपी ने केंद्र सरकार में जो आने से पहले ये डाला था कि हम महिला आरक्षण बिल लेकर आएंगे। 2014-2023 क्यों 9 साल लग गए
लगता है बीजेपी को इस बिल को पास करवाने में? कांग्रेस तो ऑलरेडी क्रेडिट ले रही है राजीव गांधी जी के ज़माने से। देखिए, सबसे पहले तो कहूँगी कि महिला सशक्तिकरण को भी कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा का नाम दे दिया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज कांग्रेस इसको प्रोपेगेंडा कह रही है। ये 9.5 साल की बात तो लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि ये 1996 से ये बिल पेंडिंग है। 1996 में पहली बार इस बिल को पारित करने की बात छिड़ी थी संसद में और हर जगह, लेकिन उन सालों की बात आज कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है? 9.5 साल में हमने टाइम लगाया, लेकिन जो चीज़ सामने आई है आप उसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। जो चीज़ नहीं आ पाई उस पर कांग्रेस ने कभी कोई बात नहीं की। 1996 से इस बिल पे चर्चा पेंडिंग है, लेकिन तब तक क्यों कांग्रेस सामने नहीं ला पाई? तब कांग्रेस को किसने रोका था? किसी ने रोका वो इस चीज़ पे बात कर पाए? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश की, कई जगह पे नेतृत्व हुआ है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है। उनकी अच्छी नीति, उनके नेतृत्व से आज ये बिल हम सबके सामने है। और जैसा कि कहते हैं ना कि फेलियर की बात तो सब करते हैं, हम जीत की बात करते हैं। आज महिलाओं की जीत है, आज महिलाओं की सशक्तिकरण हुआ है, आज महिलाओं का नेतृत्व देश को देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें, जो 50% सीट रिजर्व्ड हैं पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए, तो ऐसा नहीं है। भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से महिलाओं के लिए काम किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। वो इलेक्शन के समय नहीं उठते हैं कांग्रेस की तरह, जैसे कांग्रेस से इलेक्शन के समय अचानक से बहुत धर्म के प्रति उड़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए शुरू से काम किया और निरंतर काम करते रहे। देखिए, यहाँ पर कह रही हैं कि सिर्फ हमने ही काम किया है। देखिए, क्रेडिट लेने का काम किया जा रहा है और आपने देख भी लिया है। प्रोपेगेंडा करने का काम किया जा रहा है, वो आपको दिख गया। भाजपा प्रवक्ता किस तरीके से झूठ बोलकर ये दर्शाना चाह रही है कि हम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने किया है, तभी तो राज्यसभा में पास करवा कर लाए हैं। और ये सीधा उदाहरण है और इतिहास के पन्नों पर लिखा है कि यूपीए गवर्नमेंट में 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पास करवाया है। और जब इनकी सरकार बनी तब से हम लगातार मांग कर रहे हैं, ये नहीं कर पाए। अब ये मध्य प्रदेश की बात कर रही हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 18.5 सालों की सरकार है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के क्या हाल हैं? मध्य प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 पर है, प्रदेश के अपराधों में नंबर 1 पर है। गैंग रेप की घटनाएं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, पोषण आहार घोटाला जैसा मध्य प्रदेश को बनाकर रखा है इन 18.5 सालों में। ये महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, बड़ा हास्यास्पद लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमने 18 सालों में ये किया। महिलाओं के लिए आपने क्या किया, ये आप बताइए। केवल झूठे जमले, घोषणाएं और मंचों से झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। महिलाओं की स्थिति क्या है आज आप देखिए। राज्य महिला आयोग जो कि महिलाओं के लिए बनाया जाता है, महिलाओं को न्याय देने के लिए बनाया जाता है, पिछले 10 सालों से मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग बंद पड़ा हुआ है। 15 महीने की माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने राज्य महिला आयोग को बनाया, सदस्य और अध्यक्ष को नियुक्त किया। तो शिवराज सिंह जी की जो सरकार है, जो धोखा परस्त खरीद फरोख्त करके बनी, उन्होंने एक ही दिन में उसे निरस्त करने का काम किया। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करना भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय हम आराम से शोभा नहीं देता है ना। भारतीय जनता पार्टी को नहीं। आप ये आप देखिए, एक मिनट, बिल्कुल देखिए, आज हम जो बातचीत कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश की बात ये करेंगे तो जो मध्य प्रदेश की बात बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे। बिल्कुल देखिए, जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है, देखिए जाहिर सी बात है एनसीआरबी के डेटा में भी जो है। लेकिन मैम देखिए, आज हम महिलाओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो ये हमारा हम कह सकते हैं तरीका नहीं है महिलाओं का कि हम लड़ें आपस में। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए गर्मा गर्मी हो गई है यहाँ पर थोड़ी सी। आप मुझे बताइए, आप तो महिला हैं, आप सीए हैं, आप लोगों से मिलती हैं, बातचीत करती हैं, महिलाओं के बीच में रहती हैं, कितना ये बिल फ़ायदेमंद है? क्योंकि देखिए, महिलाओं को जब आरक्षण मिलेगा वो हाउसेज में पहुँचेंगी, आप लोगों के लिए अच्छी नीतियाँ बना पाएंगी, क्या ये फ़ायदेमंद रहेगा? देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि नारी तो खुद ही नारायणी है ना। हम देवी के हर रूप की पूजा करते हैं। तो ये जो बात है कि महिला को सशक्त करवाया जाए, ये उसकी ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात, महिला खुद बहुत सशक्त है। वो इतनी सशक्त है कि वो सबको लेके साथ सशक्त कर सकती है। बस ये है कि हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म की कमी होती है महिलाओं के लिए। तो बाकी सारी फील्ड में सब महिलाएं बहुत जगह अपना परचम लहरा चुकी हैं, चाहे वो फाइनेंस की, सीए की फील्ड हो, चाहे वो लॉयर की फील्ड हो, चाहे वो डॉक्टर की फील्ड हो, सभी प्रोफेशनल फील्ड में, स्पोर्ट्स की हो, साइना नेहवाल हैं, बहुत सारी हैं। तो सभी फील्ड में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। और पॉलिटिकल फील्ड पे भी हमारे पास बहुत बड़ी नेत्रियां हैं। जैसे कि आप देखें, फाइनेंस जो मिनिस्टर हैं हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, सुषमा स्वराज जी
नाम चलता है उनका, देश दुनिया उन्हें जानती है। स्मृति ईरानी जी हैं, तो कई महिलाएं भी पॉलिटिकल, बट उनके लिए पॉलिटिक्स थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये एक पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो इसमें रिजर्वेशन की बहुत ज़रूरत थी। और अगर ये आया है, अब हमें पॉजिटिव देखना चाहिए। अगर नहीं आया था तब तो कोई इसकी बात कर नहीं रहा था, अब अगर आया है तो उसे आगे भी जाना चाहिए और उसकी डेफिनेटली उसकी बहुत सारी रूपरेखा अभी बनना बची है, बहुत सारे उसके सब डिविजन्स होंगे, मगर पॉलिटिकल पे फ्रंट पे ये महिलाओं को जो सीट आरक्षण दे रहे हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पे किसी भी पार्टी को इसमें देखिए, इसमें कांग्रेस ने भी इसको जो है इसमें कोई भी मुद्दा नहीं उठाया है, इसको उन्होंने भी खुले दिल से सराहा है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स, यहाँ पे स्टेट लेवल पे यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स की बात ही नहीं हो रही है। बीजेपी ने इसे रखा है और ये पारित भी होगा। और यहाँ पे महिलाओं के सेलिब्रेशन की बिल्कुल बात, और ये देखिए सशक्त महिला शुरुआत से है, आदिकाल से महिला सशक्त है, ठीक है, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो, चाहे वो लक्ष्मी के रूप में हो, नारायणी है, आज हमारी माँ है, वो पूरे घर को की आधार स्तंभ है, जैसे कि बीजेपी नेता ने अभी कहा, तो पिता भी हैं और वो दोनों बराबर हैं, तो इससे बराबरी का दर्जा और मिलेगा उन्हें पॉलिटिक्स। देखिए, यानी कि जो बिल पास होता है, अगर तो है पारित होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक ये बड़ा स्टेप होगा पूरे हम कह सकते हैं देश भर की महिलाओं के लिए। लॉयर भी हमारे साथ मौजूद है, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों के पास आऊँगी। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्लेटफॉर्म्स की कमी है, हम किसी भी फील्ड में बात कर लें, हम हमारे मीडिया फील्ड में ही बात करें, कहीं ना कहीं एक जो है वो कमी प्लेटफॉर्म्स की आती है। तो आपको लगता है कि एक जब महिला आएगी तो वो अपने नज़रिए से सोचेगी और अपने नज़रिए से सोच के क्या कुछ ज़रूरतें एक महिला की है वो उस तरीके की नीतियाँ बना पाएंगी? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जब एक महिला आगे राजनीति में आएंगी तो वो सारी ऐसी स्कीम्स बनाएंगी, पॉलिसीज़ बनाएंगी जिसमें आगे फर्दर लड़कियों को, महिलाओं को प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पे वो काम करेंगे। आज के टाइम पे भले वो एजुकेशन हो या हमारा हेल्थ सेक्टर हो या साइंस की फील्ड हो, रिसर्च की फील्ड हो, हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं। तो अगर उन्हें आगे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, काम मिलेंगी, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा लाइफ में करेंगी। जो जितना कि अभी तक भारत जो है हमारा, जैसा कि मैम ने बताया कि पुरुष प्रधान देश है, बट फिर भी हमारे भारत में हर एक महिला जो है ना वो एक अलग स्टैंड आउट करती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम करती हैं और वो सिर्फ अपने बारे में बाद में सोचती हैं, वो पहले आसपास के लोगों के बारे में सोचती हैं। तो जब एक महिला आगे आएगी तो वो पहले देश के बारे में सोचेंगी, उसके बाद फिर वो अपना हित के बारे में सोचेंगी। देखिए, बीजेपी का सूखा जिसने मध्य प्रदेश में खत्म किया था, मैं उस महिला के नाम का जिक्र करूंगी जो कि महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं, उमा भारती जी। लेकिन उमा भारती जी देखिए हमेशा चर्चाओं में रहती हैं, तो कहीं ना कहीं आज इतना बड़ा, अगर हम कह सकते हैं पूरे देश भर में अगर एक टॉपिक जो है वो चर्चाओं में है, तो उमा भारती जी कहाँ उस पर जो है बोलने से पीछे हट सकती हैं। संगीता जी, उमा भारती जी ने बयान दे दिया है कि 50% आरक्षण, इस आरक्षण में भी ओबीसी को दिया जाना चाहिए और ओबीसी जो है वो पिछड़ ना जाए, इसको लेकर जो है उमा भारती जी ने मांग उठाई और पीएम मोदी तक को पत्र लिख दिया है। आपको क्या लगता है कि दोबारा से क्या उमा भारती जी घेरने में जुट गई हैं अपनी पार्टी को? देखिए, जिस तरीके से उमा भारती जी एक महिला नारी शक्ति के रूप में मध्य प्रदेश में आई थी और 2003 में उन्होंने सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी की। 10 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और जब सरकार बनाकर जब वो महिला मुख्यमंत्री बनी तो उन्हें महिला मुख्यमंत्री तक नहीं रहने दिया, दूध में से मक्खी की तरह निकालकर उमा जी को बाहर फेंक दिया। आज जो उमा जी हैं वो इतना संघर्ष कर रही हैं पार्टी के अंदर, तो इस तरीके के बयान देने से वो कभी पीछे नहीं हटती हैं। और आपने देखा ही होगा कि उमा जी जब भी कोई मांग रखती है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का सिंहासन हिल जाता है। तो आज वही स्थिति उन्होंने फिर से दोहरा दी है कि वो क्या करने जा रही हैं आरक्षण बिल को लेकर। ओबीसी को लेकर इतना आरक्षण दिया जाना चाहिए 33 में से 50? देखिए, ये हमारा पार्टी नेतृत्व तय करेगा। जो संसद में अभी चर्चा चल रही है, चर्चा के दौरान जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा कि इस पर क्या होना चाहिए। परंतु मैं मध्य प्रदेश के बारे में ज़रूर आपको बता देना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने अपनी 15 महीनों की सरकार में 27% आरक्षण ओबीसी वर्गों को देने की बात कही थी और अभी भी उन्होंने ये वचन दिया है कि हमारी सरकार 2023 में बनती है तो हम 27% आरक्षण देंगे। ओबीसी आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में। गुंजन जी, लंबे समय से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा ऐसा है जो हमेशा गूंजता रहा है। उमा भारती जी ने आपकी पार्टी को, हम ये नहीं कहेंगे कि जो है विरोध किया है, क्योंकि उन्होंने स्वागत जरूर किया है, लेकिन घेरा भी है एक तरीके से। आपको क्या लगता है कि ये जरूरी था, उन्होंने जो आरक्षण की बात कही, क्योंकि ओबीसी
तो है ही, लेकिन उन्होंने कहा है कि पिछड़ी जातियों को पिछड़ा फील होता है जब इस तरीके की चीजें आती हैं। देखिए, उमा भारती जी की जो सोच है मैं उसका बहुत आदर करती हूँ। वो भाजपा की बहुत सीनियर लीडर रही हैं, उनकी अपनी एक जगह है हमारी पार्टी में। अगर उन्होंने कोई विचार रखे हैं बिल्कुल उस पर मंथन होना चाहिए, लेकिन एक जैसा कि कहा कि अभी जो चीज़ पेंडिंग है उस पर मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपना कोई बयान नहीं देना चाहूँगी आज। पर हाँ, महिला होने के नाते उनकी जो बात है बिल्कुल उसका आदर करती है पार्टी में। हमेशा से पार्टी ने उनका आदर किया है, स्वागत किया, उनके विचारों पे विचार विमर्श किया है, जो आगे भी पार्टी करती रहेगी। बिल्कुल, देखिए आज की इस चर्चा में हम लोग कई महिलाओं के साथ यहाँ पर थे, उनसे एक एक छोटा सा हम मैसेज ले लेते हैं। मैम, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में चाहूँगी कि आपका इस बिल को लेकर आखिर में मतलब क्या मानना है, क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, सराहनीय है, और अभी ये पेश हुआ है, ये बिल एक्ट में कन्वर्ट होते हैं हम देखना चाहते हैं। मैम गुंजन मैम, आपसे जानना चाहूँगी, खैर आपका तो ये लाया है। मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाह रही हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने महिला को सशक्त करने में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एक मध्यम परिवार से आई हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पावर, कोई पैसे वाले परिवार से नहीं आई हूँ, एक मध्यम परिवार से आई हूँ। सिर्फ योग्यता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को अपना नेतृत्व करने का अधिकार दे रही है, मैं आज अपनी बात कर रही हूँ, तो ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं चलता, भारतीय जनता पार्टी में कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता, भारतीय जनता पार्टी में कोई पावर पैसा नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी योग्यता के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी एक कौन सेवक के रूप में सामने आ रहा है, बस उसको देखती है। और आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये देखा है कि महिलाओं की ज़रूरत है देश को चलाने में भी, और इसलिए उन्होंने ये ऐतिहासिक स्टेप लिया। ये महिला हितैषी फैसला तो है। संगीता जी, आप तो पहले ही स्वागत कर चुके हैं, कांग्रेस ने काफी पॉजिटिव मैसेज दिया है, एक संक्षिप्त मैसेज आपका। देखिए, कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि देश की पहली प्रधानमंत्री महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दिया है, देश की पहली राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने दी है, और देश में आपने जब जब भी चुनाव होते हैं, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, महिलाओं को टिकट सबसे ज़्यादा देने की बात कही है। ये बात कर रही थी परिवारवाद की, तो मैं इन्हें थोड़ा सा जवाब भी दे दूं कि इन्हें ये जानकारी नहीं है कि इन्हीं के भाजपा के वरिष्ठ नेता इस बात का विरोध कर चुके हैं कि भाजपा के अंदर परिवारवाद भी आ गया है और भाई भतीजावाद भी है, और बहुत लंबी फहरिस्त है मध्य प्रदेश के अंदर ही, और पूरे देश में देखा जाए तो परिवारवाद यदि सबसे ज्यादा है तो भाजपा के अंदर है, और भ्रष्टाचार यदि सबसे ज्यादा है तो भाजपा की सरकार। ये देखिए, आज तो महिला बिल की बात हो रही। मीता जी, आपसे मैं चाहूंगी थोड़ा न्यूट्रल सा कि आप क्या मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहूंगी कि चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये बिल पास होना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंटेशन मिलना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि बीइंग अ फीमेल अदरवाइज आल्सो आई फील कि डेफिनेटली महिला के आने से एक बहुत यूनिवर्सल ग्रोथ होगा, एक गुड गवर्नेंस में उसका रहेगा, और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत अच्छा हाथ आपका एक छोटा सा संक्षिप्त समय। जी, मैं भी यही बोलूँगी दैट आई वेलकम द लॉ बिल। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प एवरी वुमेन इन इंडिया। बिल्कुल, देखिए एक महिला होने के नाते कौन नहीं चाहता कि इस बिल ये जो बिल है ये संसद में पारित हो जाए और उसके बाद ये बिल आ जाए, क्योंकि 27 सालों से ये बिल लटका हुआ है, और आज दोबारा से एक उम्मीद की किरण हर महिला की आंखों में है कि ये बिल अगर पारित होता है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है अब जो है तस्वीर उसकी बदलती हुई नजर आएगी। और राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो है वो महिलाओं से भरी हुई नजर आएगी। आपके आज हम आपके साथ ये जुड़े ये खास पेशकश में ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर, विषयों पर आपसे दोबारा रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खास खबरों के लिए। नमस्कार।